नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का अभियान शुरू कर दिया है और अभियान को शुरू करते हुए ट्विटर पर डीपी पर जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुए तस्वीर लगा ली है, जिसके बाद कांग्रेस के और भी कई नेताओं ने राहुल गांधी के तिरंगे कैंपेन को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी राहुल गांधी के इस कैंपेन को फॉलो किया है। वहीं कमलनाथ और जीतू पटवारी ने फिलहाल अपनी डीपी अभी तो नहीं बदली है। तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डीपी में प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगाने की अपील की थी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर, अब उसको लेकर देखिए एक नया अभियान कांग्रेस का ट्विटर पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी डीपी चेंज हो रही हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुए तस्वीर अपनी डीपी में लगाई। निर्णय लिया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर के अंदर आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाएंगे, तिरंगा सम्मान महोत्सव मनाएंगे, पद यात्रा का आयोजन करेंगे। इसी कड़ी में कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 9 तारीख को इंदौर जिले के पातालपानी में पहुंचकर आदिवासी नेता टांटिया भील की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। साथ ही भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव भी जाकर पूजन अर्चन करेंगे, प्रदेश की जनता की खुशहाली समृद्धि की कामना करेंगे। इसी कड़ी के अंदर 10 तारीख को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर जाएंगे। उनके साथ साथ सुरेश पचौरी जी अगले दिन चंबल संभाग में जाएंगे। अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया सागर से लेके रीवा से लेके उज्जैन से लेके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी इंदौर में इस पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये आयोजन जो है पूरे 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेंगे। इसमें सभी नेता अपनी सहभागिता देंगे और 15 तारीख को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे, आजादी का महोत्सव मनाएंगे। तो इस कड़ी में जो कांग्रेस ने निर्णय लिया है, इसके तहत सभी नेता 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने जिलों में जाकर सभी जिला कांग्रेस कमेटियां इस तरह के आयोजन करेगी। देखिए, कांग्रेस की डीपी भी फूकी है, मेन सप्लाई भी फूकी है, क्योंकि लोकतंत्र में सप्लाई किसी राजनीतिक दल को जनता से मिलती है और कांग्रेस इस देश की जनता का अनादर करती है, संविधान का अनादर करती है। बात तिरंगा की हो रही, इसमें भी एक खानदान को डालने का काम करते हैं। एक खानदान की चापलूसी से बाहर आ नहीं सकते और इसीलिए तो चलिए, तिरंगे पर आखिर किस तरह की सियासत वो हम समझेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि अगर एक पक्ष किसी अभियान की शुरुआत करता है तो दूसरा पक्ष भी उसी के समानांतर अभियान की शुरुआत कर देता है, जैसा कि तिरंगे को लेकर हम देख रहे हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए ये देश भर के लिए गर्व की बात है कि 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देश पूरी तरीके से तैयार है। अमृत महोत्सव के तौर पर स्वाधीनता दिवस को मनाने की तैयारी है और इसी को लेकर बीजेपी ने केंद्र सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाएगा और इसी को लेकर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आज तिरंगा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि अपना तिरंगा और तेरा तिरंगा जैसी सियासत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने तिरंगा स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कमलनाथ 9 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे और कांग्रेस के नेता अलग अलग इलाकों में पहुंचकर पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही राहुल गांधी के तिरंगा कैंपेन में भी जो है प्रदेश के नेता अपनी डीपी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर निशाना साध रही है कि जवाहरलाल नेहरू एक परिवारवाद तक जो है कांग्रेस से मटकर रह गई है। तो कुल मिलाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, उसकी बानगी अभी से दिखाई देने लगी है। बिल्कुल अनुराग, ऐसे मामलों में हम देखते हैं। मैं लौटूंगा अनुराग आपके पास। और भोपाल से बड़ी खबर यह भी है कि तिरंगे पर सियासत, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। तिरंगा लगाने के अभियान को बताया है आरएसएस का गुप्त एजेंडा। दिग्विजय सिंह ने तिरंगा खादी भंडार से खरीदने की अपील की है तिरंगा को,
और दिग्विजय सिंह ने लिखा है, आरएसएस के तिरंगे का हमेशा अपमान किया, अब तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा क्या है वे ही बता सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, इसलिए ध्वज की गरिमा बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। तिरंगा खादी भंडार से ही खरीदें और नियमों का पालन करके ही फहराएं। ठीक है, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, देखिए, नियम का पालन करके ही तिरंगा फहराना चाहिए, ये तो ठीक बात कही है, लेकिन आरएसएस को घेरने भी दिग्विजय सिंह पीछे नहीं छूटे। और एक बात हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे मौकों पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल जाती है। अब जो कांग्रेस अभियान चला रही है, दूसरा जो सम्मान यात्रा निकालना या फिर जो राहुल गांधी का तिरंगा कैंपेन हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी को फॉलो करती हुई कांग्रेस नजर आती है इस अभियान में। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा खुद को राष्ट्रवाद बताने की कोशिश में सियासी दल है। बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी की है, खुद बीजेपी के दफ्तर में तिरंगा जो सुविधा केंद्र है वो खोला गया और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खादी भंडार गृह से ही जो है तिरंगा खरीदने का काम किया जाए और पूरे सम्मान के साथ ही तिरंगा फहराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह के निशाने पर आरएसएस है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस झंडा फहराने के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का कोई गुप्त एजेंडा जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर कोई झंडा लगाकर अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत दिखाई दे और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सियासी रंग देकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की सियासत होती हुई नजर आ रही है, वो साफ तौर पर संकेत दे रही है कि कोशिश इसी बात को लेकर है कि खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवाद बताया जाए और दूसरे की राष्ट्रभक्ति को लेकर सवाल खड़े किए जाएं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए और अधिक चर्चा के लिए बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे रजनीश जी कांग्रेस के इस तिरंगा कैंपेन को लेकर और कांग्रेस जो तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकालने जा रही है? भले ही आपने अमृत महोत्सव का यहाँ पर आगाज कर दिया है और एक तिरंगा फहराने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी, उसके बाद अब कांग्रेस का ये अभियान। जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते, जो सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, हर घर तिरंगा का अभियान प्रारंभ किया है, उसके साथ में पूरे तन मन धन से जुटी हुई है। तिरंगा भारत की आन बान शान है, सम्मान है, स्वाभिमान का प्रतीक है, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रनीति का मुद्दा है और कांग्रेस केवल राजनीति करने का काम कर रही है। इनकी पूरी राजनीति एक खानदान की चापलूसी में लगी हुई है। तिरंगा को भी ये सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तिरंगा को भी आए बाएं दाएं और एक परिवार के माध्यम से ही कहीं ना कहीं खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो ये तिरंगा के साथ में खड़े होते क्यों नहीं हैं? ये केवल एक खानदान के साथ में क्यों चापलूसी में तल्लीन रहते हैं? सवाल इतना भर है। और ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, सबका कार्यक्रम है, पूरे भारत का कार्यक्रम है, हर एक को साथ में आना चाहिए। और सरकार की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी निवेदन किया था कि इस पर राजनीति का नहीं, ये राष्ट्रनीति का मसला है। सभी एकजुट होकर, एक साथ होकर भारत की स्वतंत्रता के 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, बिना तेरा मेरा के भाव से, बिना किंतु परंतु के भाव से करें। लेकिन जो राजनीति करने के लिए आदी हैं, जो खाते पीते ओढ़ते हर विषय में राजनीति करते हैं, उनसे ये हो नहीं सकता। उनके लिए जनता भी देख रही है, देश देख रहा है। ठीक है, अब जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे दो सवाल हैं सर। जैसा कि रजनीश जी कह रहे थे कि एक खानदान से, एक परिवार से बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है, जैसा कि नेहरू जी की फोटो लगाई गई है तिरंगा हाथ मिले हुए। दूसरा सवाल ये कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि अब तिरंगा लगाने का गुप्त एजेंडा आरएसएस का क्या है? इसका क्या मतलब सर, कैसा गुप्त एजेंडा? देखिए सुमित जी, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी और तिरंगे का तो कहीं की रिश्ता रहा ही नहीं है। देशभक्ति की घटना आज थाने का करने लगे डॉन, किस्मत से सत्ता मिल गई है, किस तरह से मिली है आप भी जानते हो, हालात बने हुए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यालय जो इनका आरएसएस का है, जो इनकी पुत्र संस्था है, उसे 52 साल तक झंडा क्यों नहीं लगाया गया था, तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था?
आज क्या कारण है? और फिर एक्चुअली खादी का नियम है, खादी का तिरंगा होना चाहिए, खादी ग्राम उद्योग से खरीदना चाहिए और सब फहराना चाहिए। ये तो प्लास्टिक के और प्लास्टर के और पता नहीं प्यारी काट के झंडे बनवा के इस तरह से कर रहे हैं, तो जैसे इन्होंने बड़ा ठेका ले लिया है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि क्या गुप्त एजेंडा है बताए तो सही भाई, उसका कुछ गुप्त एजेंडा तो है, पर इतने साल में तो कभी दिखा नहीं। जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि 75वीं सालगिरह आजादी की सालगिरह है, तो आजादी आपकी क्या भूमिका है भाई इसकी? किसी की उंगली कटी हो तो बताओ, कोई शहीद का नाम बताओ, जो आपका भारत में स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा उसका नाम बताओ। कहीं तक नहीं रहा भाई, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आज आप अपने आप को करना चाहते हैं और सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करके जो है ना, कुछ होने वाला नहीं है। ये वो परिवार है देश का जिससे कुर्बानियां नहीं है, आतंकवाद के शिकार हुए हैं दो प्रधानमंत्री परिवार। अच्छा धनोपिया जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने तिरंगा की एक सिंपल तस्वीर अपनी डीपी में या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई हुई है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो नेहरू जी के साथ तिरंगा को यहां पर लगाते हुए नजर आए हैं फोटो। सवाल उसी पर उठता है कि एक परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं निकल पाती। परिवार की क्या बात है भाई? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को रहे हैं, तिरंगा उनके हुआ है, हम तिरंगे को आन शान के साथ लगा रहे हैं। पंडित नेहरू हमारे आदर्श रहे, झंडा हमारा आदर्श रहा है। भारतीय जनता पार्टी पता है इससे पहले कब लगाया है इन्होंने तिरंगा? आज तक कभी लगाया है क्या? तिरंगे का इनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये तो सिर्फ आज कर रहे हैं। हमें तिरंगे के उसमें खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, नया तिरंगे को अपनाना स्वीकार किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर गुप्त एजेंडा क्या है बताया तो सही। ये भारतीय जनता पार्टी है, बिना हिडन एजेंडा कोई काम नहीं करती है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर अब मेरा तिरंगा तेरा तिरंगा, इस तरह की सियासत एमपी में। बहुत धन्यवाद रजनी जी, बहुत धन्यवाद जेपी धनोपिया जी, और बहुत धन्यवाद अनुराग आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रायपुर की। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी भी जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में स्टील और पावर कारोबारियों के 60 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई। आय से अधिक संपत्ति के साथ जीएसटी चोरी का भी आरोप है। प्लांट, दफ्तर, घर, करीबियों के यहां 250 से अधिक अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया है। 250 से अधिक अधिकारियों और 100 सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया है इस कार्रवाई में। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आईटी के छापे अभी भी जारी हैं और ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो इनकम टैक्स की जो दबिश है वो जारी है। आईटी के अधिकारी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ से 4 फ्लोर तक के लगातार इनकम टैक्स की दबिश दी जा रही है। लोहे और स्टील के जो कारोबारी हैं खासतौर पे उन पर ये दबिश जारी है और करीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 60 जगहों पर ये दबिश जारी है। 250 के करीबन ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि 250 के करीबन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर ये दबिश दी जा रही है। बात करने की कोशिश करते हैं सर। नहीं मैडम, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ये भी सीनियर ऑफिसर से एडिशनल। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि ऑफिशियल जानकारी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी अधिकारियों की जो टीम है वो पहुंची है। एक आईटी के जो अधिकारी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी। दबिश लगातार जारी है और वो लिफ्ट से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और करीबन 250 जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, जहां जहां पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ये 3 फ्लोर है यहाँ पर लगातार। यहाँ पर ये दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात है। अजय जलूका के घर पे यहाँ पर जो है वो दबिश दी जा रही। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार आईटी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। तो स्टील और जो लोहे से जो जुड़े हुए कारोबारी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
तो इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवाल जुड़ी हुई हैं। ममता, कल भी देखा था हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जारी थी, आज भी लगातार जारी है। करीब 60 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं और कल सुबह तड़के जो यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। सीएस जो है खासतौर पर अगर बात करें लोहे और स्टील के जो कारोबारी हैं उनके जो सीए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो करीबी जो कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके फ्लैट्स पे छापे मारे गए हैं और करीबन राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में 60 जगहों पर आईटी की ये जो दबिश है वो जारी है। और शुरुआती जो जानकारी आई है उसमें ये है कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग, भिलाई समेत खरोरा जो है यहाँ पर करीबन यहाँ पर लगातार छापे की कार्रवाई जारी है और एक के बाद एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो आय से अधिक संपत्ति और जीएसटी चोरी के भी आरोप लगे हैं और ये भी पता चला है कि कोलकाता में जो है कई बोगस कंपनियां भी यहाँ पर इन्होंने बना के रखी हुई थी। और अभी अगर हम बात करें तो अजय जालूका और उनके जो भाई हैं उनके जो फ्लैट है उस पे यहाँ पर कल से जो कार्रवाई जारी है और उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे भी कार्रवाई जारी है। शीर्ष रैंकिंग कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परिवार के सदस्यों के अलावा 2 समूह के कई निदेशक, व्यक्तिगत भागीदारी, नामित भागीदारी, पूर्णकालिक निदेशक जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। कल तड़के से ये शुरू हुई थी और इसके साथ साथ ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी चूंकि कार्रवाई की गई थी तो क्या आपस में इनके लिंक हो सकते हैं। और इसके साथ ही एक चावल मिलर से भी अब तक पूछताछ की गई है और आईटी टीम को करीबन 35 लाख से अधिक की नकदी समेत लाखों के जेवर मिले हैं। इसके अलावा विभिन्न शहरों में राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में 1 दर्जन से ज्यादा लॉकर भी मिले हैं। इन सभी लॉकरों में जो पीओ लगाकर सील किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है अभी कि 200 से ज्यादा आईटी के कर्मचारियों के साथ करीबन 250 ममता, ऐसा भी हो सकता है कि जो आईटी की कार्रवाई है वो आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही देखने को मिले। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी ममता हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले अब बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। स्वाइन फ्लू के 3 और नए केस सामने आ गए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 14। रायपुर में मिले हैं स्वाइन फ्लू के 2 मरीज, दुर्ग में मिले हैं 1 मरीज दुर्ग में मिला है। संक्रमण की रिपोर्टिंग में देरी से चिंताएं बढ़ गई हैं। तो स्वाइन फ्लू ने अब डरा कर रखा है छत्तीसगढ़ में। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 3 और नए केस मिले हैं। ममता लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। ममता, स्वाइन फ्लू भी अब कहीं ना कहीं डराने लगा है और चिंता का विषय है कि संक्रमण की रिपोर्टिंग में देरी। बिल्कुल, देखिए डेंगू और उसके बाद अगर हम बात करें तो वायरल फीवर और कोरोना की चपेट में तो प्रदेश है ही, लेकिन उसके साथ ही स्वाइन फ्लू के जो नए केसेस आए हैं उसके बाद में चिंता बढ़ गई है। कल 11 जो पॉजिटिव हैं वो मिले थे, स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान हुई थी और उसके बाद में 4 और मिले हैं, यानी कि करीबन 3 और मिले हैं, यानी कि 14 हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर के आंकड़े हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा है, इसके अलावा राजनांदगांव में 1, दुर्ग में करीबन 2 हो गए हैं। अलग अलग जगहों पे लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल हेल्थ डायरेक्टर ने बैठक ली थी और इस बैठक में पूरे प्रदेश भर के सीएमएचओ को बैठक में जोड़ा हुआ था और इस बैठक में यह बात सामने आई है कि जो स्वाइन फ्लू के जो मरीजों की पहचान हुई है उनकी रिपोर्टिंग देर से हुई है। जाहिर तौर पर अगर पहले पहचान हो जाती, पहले से जांच होने के बाद भी अगर रिपोर्टिंग पहले हो जाती तो ऐसे में जो अगर वो बाउंडेशन अगर हम बात करें कि एहतियात नहीं बरत रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है वो उनके संपर्क में आए हैं और वो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि कल हेल्थ डायरेक्टर ने जो नीरज बंसोड़ है उन्होंने कल बैठक ली थी और उसके बाद में तमाम सीएमएचओ को, सरकारी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले भी कहा है कि डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर के साथ ही अब स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी से ये कहा गया है कि एहतियात बरतें और अगर सर्दी खांसी के सिम्टम्स दिखते हैं, बुखार के सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत जांच कराई जाए और अब केवल वायरल के नहीं बल्कि कोरोना और स्वाइन फ्लू की भी जांच कराई जाए। कोरोना की जांच तो चल ही रही है लेकिन स्वाइन फ्लू को भी जांच में प्रमुख रूप से शामिल किया जाए क्योंकि सिम्टम्स वही होते हैं और दोनों ही, स्वाइन फ्लू भी उसी तरह से घातक होता है जिस तरह से कोरोना घातक होता है। रिपोर्टिंग में देरी जो है वो रिपोर्टिंग में देरी चिंता का विषय तो है ही, लेकिन अब ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत। बहुत धन्यवाद ममता आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम ईडी से डरेंगे नहीं। वहीं मरकाम ने बीजेपी की चल रही मैराथन बैठक पर कहा कि जनता एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जताएगी और राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बैठक से रमन सिंह की दूरी पर कहा कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को चाय से मक्खी की तरह निकाल देती है। रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें जानबूझकर लूप लाइन में भेजा जा रहा है। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जो नेशनल हेराल्ड है, आज़ादी की लड़ाई में जो पत्रिका का, पेपर का योगदान रहा, उस कार्यालय को जो तानाशाह सरकार ने उसको ये सील कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है किस हद तक विपक्ष की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, प्रजातंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हताशा, निराशा की दौर से गुजर रही है। इसीलिए लगातार उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, उनके संगठन के पदाधिकारी भी आ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टिप्स देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर 15 साल सरकार में रहने के बाद जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षित किया, इसीलिए कार्यकर्ता उनके बातों पे नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी जो मक्खी की तरह जो बड़े नेताओं को बाहर निकाल के चाय से मक्खी को निकालते हैं, उसी तरह से निकाल दे रहे, क्योंकि मुख्य डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो एक बड़ा अनुभव है। मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। जिस ढंग से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, आम जनता परेशान है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।